Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 12, continuation of 4th chapter, magnetic effect of electric current. Today we are going to do very popular topic of this chapter, cyclotron. 12th में जो भी स्टूडेंट होगा जिन्होंने स्टडी किया होगा, बाकी चीजें उनको पता है नहीं पता whether they are good or bad, बट साइक्लोट्रॉन ऑलमोस्ट हर किसी को पता होता है. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड वेरी इजी टॉपिक. हो सकता है स्टार्टिंग में आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी फील हो, बट एक बार आप टॉपिक पूरा कर लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो साइक्लोट्रॉन के लिए ना हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो टास्क है, मैंने कुछ डायग्राम बनाया है बट इसको ये इनकम्प्लीट डायग्राम है. तो सबसे पहला पॉइंट है ना, साइक्लोट्रॉन का ना स्ट्रक्चर जो पहले वो मैं बता देता हूँ कि साइक्लोट्रॉन का डिवाइस होता कैसा है. तो साइक्लोट्रॉन में ना जैसे आप इमेजिन करो ना, जैसे सीडी हो, सीडी डिस्क और डीवीडी डिस्क आप ले लो, ठीक है. तो वो जो डिस्क होता है वैसा मेटालिक प्लेट होगा, जैसा ना आपका डीवीडी या सीडी का जो डिस्क होता है वैसा मेटालिक प्लेट ले लो. देयर इज नो होल नहीं होगा, वो मेटालिक प्लेट आपने ले लिया. अब वो मेटालिक प्लेट के ऊपर एक दूसरा मेटालिक प्लेट रखा विद द सर्टन सेपरेशन एंड नथिंग इन बिटवीन, बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, बराबर. फिर क्या करना है कि वो जो समझो मेटालिक शीट होना चाहिए, जैसा वो जो आपका सीडी और डीवीडी का वैसा मेटालिक शीट होना चाहिए और एक दूसरे को ओवरलैपिंग. तो ऐसा एक सर्कल और उसके बिलो एक सर्कल, ठीक है, सर्कुलर प्लेट. अब वो सर्कुलर प्लेट को सर्टेन सेपरेशन पे रखना और उसके बाद जो उनके ना जो बॉर्डर्स है ना उनको भी क्या करना, मेटालिक सरफेस से क्या करना, कवर कर देना. तो नाउ यू कैन गेट इमेजिनेशन कि सर्कुलर प्लेट को हमने बॉर्डर उनके क्या कर दिया, कवर कर दिया. तो वो कैसा होगा, वो सिलेंडर होगा, स्मॉल सिलेंडर होगा. तो इट्स अ स्मॉल सिलेंडर, इट्स अ स्मॉल सिलेंडर. राइट नाउ इट्स अ कंप्लीट, इट्स अ स्मॉल सिलेंडर एंड इनसाइड इट्स हॉलो. इट्स अ स्मॉल क्लोज सिलेंडर, इट्स अ स्मॉल क्लोज सिलेंडर, है ना, क्लोज फ्रॉम ऑल साइड, बराबर. ये डिस्क हो गया और ऑल साइड से क्लोज हो गया. तो अब क्या होता है कि उसको ना क्या बोल रहे हैं, बीच में से कट कर दो आप. तो व्हेन यू कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो क्या होगा, इस डायग्राम को आप नोटिस करो तो कैसा अपीयर होगा, हाउ विल इट लुक. तो उस चीजों को देख लेते हैं हम लोग. ये क्या हो गया कि अगर मैं इसको बना रहा हूं तो यहां पे ये इस तरह से हो जाएगा. चलो ठीक है, फिर ये पॉइंट्स को मैं ऐसे ले लेता हूं. यहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है. तो ये आपका ना एक मेटालिक का ये हो गया, डिस्क हो गया, करेक्ट. एज यू कैन सी ये इस तरह से कुछ दिखेगा आपको, बराबर. तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये क्या है, हॉलो है. ये क्या है, ये ऊपर मेटालिक प्लेट है, ये मेटालिक प्लेट है और इनसाइड देयर इज अ गैप, इनसाइड गैप, ठीक है. अभी क्या कह रहे हैं कि अब अगर मान लो कि सेम चीज यहां पे भी होगा, ये कंडीशन इस तरह से होगा और फिर अगर आपको लेना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ये आपका हो गया साइक्लोट्रॉन के जो डिस्क हम यूज कर रहे हैं, ये वो हो गया. अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये दोनों ना कौन से शेप में दिख रहे हैं, डी शेप में दिख रहे हैं. डी शेप, डी शेप में है, इसके लिए इनको हम ना डीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं. वी कॉल इट एज अ डीज. तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे डी D1. ये एक पार्ट होगा तो डी होगा, तो ये होगा डी D1 और एक होगा डी D2 होगा. क्लियर, समझ में आया. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मुझे समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि क्या यही मेन हमारा कंपोनेंट है जो ना साइक्लोट्रॉन के डिमांड्स को फुलफिल करेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होता है कि हम पूरा ना वर्किंग वगैरह तभी समझ पाएंगे जब हमको पहले समझ में आएगा कि जो मेन कंपोनेंट है वो किस तरह से दिखता है. तो दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस दैट पार्ट फर्स्ट. अब हम आ जाते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक्चुअल में जॉब क्या है साइक्लोट्रॉन का. तो साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है कि साइक्लोट्रॉन को ना चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना है टू वेरी हाई एनर्जीज, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इस लेवल तक उसको एक्सेलरेट करना. तो एक्सेलरेट करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, विद द वेलोसिटी विल कीप इंक्रीजिंग. तो अब ये कौन से पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो हम ना इस एक्सपेरिमेंट में लेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में फॉर एग्जांपल आप प्रोटॉन लोगे, न्यूट्रॉन लोगे, अल्फा पार्टिकल लोगे एंड एक्सेट्रा. तो जनरली क्या है, यही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो बहुत ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है एंड फैमिलियर है. सो अगर आपको साइक्लोट्रॉन, आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हो क्या साइक्लोट्रॉन में, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट हम ना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यूज नहीं करते. उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देगा. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा एनर्जी क्यों नहीं देगा, क्योंकि फॉर्मूला आता है ना हाफ mv². तो इलेक्ट्रॉन का जो है ना जो मास होता है दैट इज वेरी लेस इन कंपेयर टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. तो मास जब कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी. तो क्या होगा कि आपका जो एफर्ट होगा ना वो वेस्ट हो सकता है. तो इसलिए हम ना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कराते हैं. तो अब क्या होगा, साइक्लोट्रॉन का अगर हमें स्टेटमेंट लिखना हो तो व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन. सो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज
particles like proton, deuteron, alpha particle, etc. to very high energies. So you can see the statement. Okay. So now principle. What is the principle of cyclotron? तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस प्रिंसिपल पे, मतलब प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है या इन्होंने प्रिंसिपल किस हिसाब से डिसाइड किया है. तो दे आर सेइंग कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आपको एक्सेलरेट करना हाई एनर्जी के लिए, इफ यू वांट टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जीज, तो क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से एन नंबर ऑफ टाइम पास कराओ. मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से एन नंबर ऑफ टाइम पास होगा तो क्या होगा कि उसकी ना जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होती रहेगी. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो कि अगर ना मान लो कि चार्ज पार्टिकल क्यू है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर डाला हुआ है हमने, तो क्या होगा, तो फोर्स का वैल्यू होगा कैपिटल है, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. बट फोर्स का फॉर्मूला होगा एम इंटू ए इक्वल टू क्यू इंटू ई. करेक्ट. तो अभी होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए क्या होगा, क्यू ई अपॉन क्या होगा, ये एम हो गया. बराबर. अब दूसरा क्या हो गया, एक फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्योंकि ना ये पूरा स्टोरी है एनर्जी का. कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होगा, जब वेलोसिटी ज्यादा होगा. तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट वी डू मोस्टली तो जीरो ही होगा. तो अब अगर इस हिसाब से देखो तो ये क्या बता रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक जगह पे सेट होगा. तो अब ये बोल रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर से चार्ज पार्टिकल को पास कराओगे और टाइम को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा वेलोसिटी क्या होगा, गेन होगा. मतलब ये वेलोसिटी गेन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर. मतलब जितना ज्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको उतना ज्यादा वो वेलोसिटी गेन करेगा. तो ये वही है कि एक चार्ज पार्टिकल को आपको एक्सेलरेट करना टू वेरी हाई एनर्जीज, तो क्या करना है, आपको चार्ज पार्टिकल को पास करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से फॉर एन नंबर ऑफ टाइम. ये पहला कंडीशन है. दूसरा ये हो गया ना कि आप ऐसा करोगे कैसे, कि मान लो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे चार्ज पार्टिकल गया तो क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक बार बाहर निकल तो निकल गया, यानी तो उधर जाएगा फिर वापस आएगा. वापस आने के टाइम पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, हो सकता है फर्क पड़ सकता है. मतलब आएगा तो नहीं, लेकिन इन केस अगर आप ऐसे इमेजिन करो स्ट्रेट लाइन में जाना, एक बार चला गया तो चला गया. बराबर. तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस कंडीशन में कि आप कैसे उसको ना एन नंबर ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराओगे. तो एन नंबर ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराने के लिए आपको क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड लेना है जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा. आपको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लेना है. तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी मूव कर रहा है, उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में सेट करेगा. बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो ये प्लस पॉइंट हो गया कि अब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा. तो देखो इसके अंदर ये ऐसे, मतलब मैं इसको एन नंबर ऑफ टाइम इसके अंदर से पास करा रहे हैं, एंड इन प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, विद द हेल्प ऑफ मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एन नंबर ऑफ टाइम उसको क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट करा रहे हैं. दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि frequency of which या frequency of circular motion does not depend on velocity and the radius of circular path या circular orbit. मतलब जिस velocity से पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती. दूसरा फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट पे डिपेंड नहीं करती. तो क्या फर्क पड़ता है उससे, कि मान लो कि ना पार्टिकल एक छोटा सा सर्कल बना रहा है 1 सेकंड में, मान लो कि 1 सेकंड में या 0.5 सेकंड्स में ये सर्कल बना के बाहर आ गया, मतलब एक सर्कल बना लिया. फिर अब क्या, अगली बार ना ऑर्बिट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वापस उसको 0.5 सेकंड में कंप्लीट करना है. ऑर्बिट और बड़ा होगा 0.5 सेकंड्स में कंप्लीट करना है. ऑर्बिट और बड़ा होगा 0.5 सेकंड्स में कंप्लीट करना है. फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी ना ऑर्बिट के चेंज होने से, वेलोसिटी के चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा है. तो फ्रीक्वेंसी का टास्क यही होता है कि जो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड है वो क्या रहे, फिक्स रहे. तो अब क्या होता है, छोटा सा अगर सर्कल बना रहा है तो स्पीड क्या होगा, कम होगा, है ना. स्पीड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल विल बी लेस. जब ना ऑर्बिट बड़ा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, क्या होगा, स्पीड बढ़ता रहेगा. एट द एंड ऑफ दिस सेशन क्या होगा कि उसका स्पीड इतना ज्यादा हो जाएगा, इट विल हैव अ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी नीड. अंडरस्टूड. तो अब जो इसका प्रिंसिपल मैं बता देता हूं. तो प्रिंसिपल इसका यही है, अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू अ वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फॉर एन नंबर ऑफ टाइम. तो चार्ज पार्टिकल को एन नंबर ऑफ टाइम मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करा के आप उसको हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट कर सकते हो. अब ये कैसे कर सकते हैं, तो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच थ्रोज द चार्ज पार्टिकल इनटू सर्कुलर मोशन. उसके बाद आपको बताना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ
साइक्लोट्रॉन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू अ वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर n number of time. This can be done with the help of a perpendicular magnetic field which throws the charged particle into circular motion, comma, the frequency of which does not depend on the velocity of charged particle and radius of the circular orbit. Is that clear? I didn't write principle, but आपने read कर लिया होगा, ठीक है? So you please do write that in your notebook if you need. So अब हमें आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो कंस्ट्रक्शन में अगर आप फोकस करते हो तो जस्ट सिंपल से टर्म्स है जो आप ना देख रहे हो, उन्हीं चीजों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दो स्मॉल आपके पास क्या सिलेंडर है, दो स्मॉल हॉलो हाफ सिलेंडर्स है ना, दो स्मॉल हॉलो हाफ सिलेंडर्स। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट में क्या हो गया, टू स्मॉल हॉलो हाफ सिलेंडर्स कॉल्ड एज डीज, ठीक है। सो अब यहां पे कितने डीज है, तो हमारे पास क्या हो गया कि दो डीज है, D1 एंड D2। D1 एंड D2 आर टू डीज, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। जो सेकेंड पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या हो गया कि अभी हमने बताया ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोवाइड करनी है। तो मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोवाइड करोगे, तो अब ये हो गया यहां पे, ये जो है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, ये है हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, करेक्ट। सो आप बता दोगे डी इज कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी alternating voltage up to few kilovolts, ठीक है, up to few kilovolts, ठीक है। ये कुछ किलोवोल्ट तक काम करेंगे, ये मतलब उनका स्ट्रेंथ जो होता है। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड वन, व्हाट अबाउट द थर्ड वन। अब इस केस में ना आपको क्या करना है, ये पूरे सिस्टम को आपको रखना है वैक्यूम चेंबर के अंदर। वैक्यूम चेंबर के अंदर क्यों रखना है वो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस मैग्नेटिक फील्ड इज सेट, सो वी विल कीप इन बिटवीन मैग्नेट्स, सो कीप बिटवीन मैग्नेट्स, so keep between magnets so that magnetic field is perpendicular to the plane of motion of charged particle, so that magnetic field is perpendicular to the plane of motion of charged particle. Don't write keep, it's already done now, तो आप लिखो kept, ठीक है। And what about the whole system? And whole system is kept into vacuum chamber, and whole system is kept into vacuum chamber, clear। अब क्या होता है कि अब हमको ना सिस्टम में चार्ज पार्टिकल को रखना है, तो चार्ज पार्टिकल को कहां पे रखो, तो आप ऐसे बताओगे ना, चार्ज पार्टिकल टू बी एक्सेलरेटेड इज इंजेक्टेड इन बिटवीन डीज, है ना, ये जो डीज है उनके इन बिटवीन रखेंगे हम, एंड वेरी क्लोज टू सेंटर। सो आप मेंशन करोगे फोर्थ पॉइंट, चार्ज पार्टिकल टू बी एक्सेलरेटेड इज इंजेक्टेड इन बिटवीन डीज एट द सेंटर, क्लियर। तो यहां पे हमने क्या किया है, जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना उसको हमने यहां पे पुट कर दिया, अंडरस्टूड। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या होता है कि हाउ आर वी गोइंग टू टेक आउट द पार्टिकल्स। मान लो चलो ठीक है, पार्टिकल्स यहां पे, उसके बाद हाई एनर्जी हो गई, तो उसको लेके कहां पे जाना है, तो इट इज द पुल्ड आउट, चार्ज पार्टिकल्स पुल्ड आउट फ्रॉम द डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो आपके समझने के लिए मैं यहां पे बता दूं, यहां पे ना एक ऐसा विंडो टाइप होता है, एक ऐसा विंडो टाइप होता है, इसको हम विंडो ही पढ़ेंगे, डब्ल्यू। और ये क्या होता है, विंडोज होता है ना ऐसा थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप समझने के हिसाब से देख लो, ऐसा ये दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे ये पाइप टाइप में दिख रहा होगा, ये है ना, क्यूबिकल पाइप टाइप में। तो ये जो होता है ना, ये जो प्लेट है ना, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट बोलते हैं,
इसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट। क्लियर? ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट हो गया। तो चार्ज पार्टिकल्स आर पुल्ड आउट फ्रॉम द डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो होते हैं ना इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो आप मेंशन करोगे चार्ज पार्टिकल्स आर पुल्ड आउट फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग प्लेट। And deflecting plate is negatively charged. अब जो लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पूरा सिस्टम होता है ना दैट इज केप्ट इन अ वेरी हाई वैक्यूम। यहां पे जो वैक्यूम का स्ट्रेंथ होगा बहुत ज्यादा हाई होगा। तो प्रेशर के टर्म में देखो तो प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है ना उसको हम कैसे बताते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज वो आपको मिलता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसे हम लिखते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो 76 सेंटीमीटर कंसिडरेबल है, जो हम प्रेशर एक्सपीरियंस करें वो उसका वैल्यू हो गया। तो अब उस टर्म में अगर आप यहां पर रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, तो अब ये क्या कह रहे हैं 6 पॉइंट पे कि द सिस्टम इज केप्ट अंडर हाई वैक्यूम। ये पूरा सिस्टम ना, सिस्टम इज केप्ट अंडर वेरी हाई वैक्यूम। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये वेरी हाई वैक्यूम हो गया तो क्या हो गया, देयरफॉर लो प्रेशर, हाई वैक्यूम दैट इज लो प्रेशर। तो लो प्रेशर कैसे डिटरमाइन करते हो आप, तो वो उसकी वैल्यू अप्रोक्स टू 10⁻⁻6 mm। अब देखो जरा नोटिस करो, हमने लिया, मैंने बताया था 76 सेंटीमीटर, तो ये 10⁻⁻6 mm है, तो कितना लो वो आप समझ जाओगे, ऑफ Hg, ये मर्क्यूरी। तो इतने लो प्रेशर के अंडर में रखा हुआ है। अच्छा आप इतना लो प्रेशर क्यों रखते हैं, टू अवॉइड collision of charged particle from air, collision of charged particle with air। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स है जो हमें समझ में आना चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। तो इसमें पहला पार्ट हो गया कि आपके पास 2 स्मॉल हॉलो हाफ सिलेंडर्स है विच आर कॉल्ड एज द डीज, और ईच पार्ट की वैल्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे, D1 एंड D2 आर 2 डीज। ठीक है, अब उसका जो दूसरा पॉइंट है, डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, अप टू फ्यू किलो वोल्ट्स जिनकी वैल्यूज होगी। और जो थर्ड हो गया केप्ट बिटवीन द मैग्नेट्स। अच्छा ये ना पावरफुल मैग्नेट्स हो, वेरी पावरफुल मैग्नेट, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इज दैट क्लियर? एंड द होल सिस्टम इज केप्ट इनटू द वैक्यूम चेंबर। वैक्यूम चेंबर में क्यों रखा हुआ वो आपको यहाँ पे एंड में बताया हुआ है। फिर क्या है, फोर्थ पॉइंट में चार्ज पार्टिकल टू बी एक्सेलरेटेड is injected in between these at the center, and the fifth one, the charged particles are pulled from the deflecting plate, and deflecting plate should be connected to negative terminal of any supply, and the sixth one, the system is kept under very high vacuum, because of which the low pressure is created। low pressure और vacuum की वजह से क्या होगा कि जो charged particle होगा will not collide with the air। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, थोड़ी सी सेफ्टी जनरेट होके रहेगी। अब अगला जो पॉइंट है वो हम थ्योरी पे आ जाते हैं। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमने पहले भी किया हुआ है, बट एक बार फिर से कर लेते हैं कि क्या हो रहा है इस केस में। अब जो है ना ये दूसरा डायग्राम है, इसमें मैंने कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन के आप दोनों डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, आप एक डायग्राम भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। सो देखते हैं कि क्या कंडीशन है इस केस में। तो अब यहाँ पे अगर आपको बताना है ये सिस्टम, मतलब कि ना सिस्टम ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ऐसे जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो सारी चीजें बतानी तो मुश्किल होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आप इमेजिन करो, चलो ठीक है, यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इस तरह से, बराबर, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से डाउन जा रहा होगा ना, वो ये क्या है, थोड़ा सा कोशिश किया है ताकि आपको थोड़ा रियलिस्टिक लग सके, इसके लिए वो डायग्राम ड्रॉ किया है, एंड अदरवाइज देयर इज नो नीड। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसा है कि मान लो पार्टिकल अगर ऐसे घूमेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इस केस में भी क्या किया आपने, चार्ज पार्टिकल को सेंटर पे इंजेक्ट कर दिया यहां पे। अब थ्योरी क्या बोलते हैं कि जब ना चार्ज पार्टिकल को आपने इसके अंदर रखा हुआ है, तो यहां पे डीज ना D1 एंड D2 है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टार्टिंग में ना ये जो ऑल्टरनेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो क्या करता है, स्टार्टिंग में D1 को नेगेटिव कर देता है और D2 को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता। तो जैसे D1 नेगेटिव होगा तो ये कौन सा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, करेक्ट। और यहां पे आप दिखा दो कि ऑल्टरनेटिंग हाई पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, दैट इज ऑल्सो नीडेड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपने दिखाई दिया है। ठीक है,
और डिफ्लेक्टिंग विंडो वगैरह, डिफ्लेक्टिंग प्लेट वगैरह भी हम यूज करने के बाद में। तो अब ये क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, तो अब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जो नेगेटिव डी है ना वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये चार्ज पार्टिकल पहले ऐसे एंटर होता है, जैसे ही इसके अंदर एंटर होगा, अब स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट आता है। स्टोरी में ट्विस्ट क्या है कि ये जो डीज है ना, ये डीज, तो डीज अंदर से क्या है, हॉलो है। तो हॉलो होने की वजह से क्या होगा, इट विल क्रिएट द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर ना समझो कि ना कार आप कंसिडर करो, कार, और ना देयर इज अ सडन लाइटनिंग ड्यूरिंग रेनी डे, सडन लाइटनिंग है और ना कार के पास में आप हो या कार अगर वहां पे, तो क्या होता है, लाइटनिंग का कार के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो जो पूरे चार्ज होंगे ना वो कार के ऊपर रहेंगे। इनसाइड द कार देयर इज नो इशू, इनसाइड कार इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि पूरा चार्ज है ना वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा। जैसा मैंने बताया था कि अगर आप किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर का देखा होगा तो दे विल कम टू नो कि उस टाइम पे मैंने डिस्कस किया था जो ना आपके जो पीसी होता है ना, कंप्यूटर। सो पीसी में क्या होता है कि ना आप देखोगे हॉलो आपको बॉक्स मिलता है, उसके अंदर सारे डिवाइसेस को रखते हैं। वो किसके लिए होता है, वो शील्डिंग इफेक्ट के लिए, ताकि ना जो चार्जेस होंगे वो बॉडी के सरफेस पे रहे और ना जो अंदर जो कंपोनेंट्स है ना लाइक मदरबोर्ड एंड ऑल, उसको ना कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो जो चार्जेस बॉडी के सरफेस पे रहेंगे, अगर कोई टच करेगा तो उसको हार्म होगा, बट ना डिवाइस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो वो कंडीशन, तो ये क्या करता है, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ना अंदर से हॉलो है, कोई अगर चार्ज डिपोजिट होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो जो डीज है उसके सरफेस पे बना रहेगा। बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा। जब शील्डिंग इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है, और अंदर जो बंदा रहेगा वो सेफ रहेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, सिग्नल्स का जो डीज का ना पोलैरिटी चेंज होगा। समझ आ रहा है? तो डीज उसको अट्रैक्ट करेगा, बट अंदर जाके ना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ना ट्रबल नहीं करता। ये समझना है। कैन बी पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या हो गया, ये जो डीज है ना वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट करे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पास हो रहा है, बट जब डीज के अंदर एंटर करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो अब एक बार एंटर कर गया तो अब क्या हो गया कि वो ऑलरेडी मोशन में सेट हो गया, ये मोशन में सेट हो गया। तो इस केस में भी देख लो कि अब ये चार्ज पार्टिकल इधर आ गया, ये मोशन में सेट हो गया, बट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, परपेंडिकुलर टू है चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, विल ट्राई टू सेट इनटू सर्कुलर पाथ। ये पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके यहां तक पहुंचेगा। तो जैसे ही ये पार्टिकल ना डी से बाहर आ रहा, द मोमेंट इट विल ट्राई टू कम आउट द D1, जैसे वो D1 से बाहर आएगा, क्या होता है कि जो पोलैरिटी होती है ना डीज की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, द मोमेंट पार्टिकल comes out from D1, polarity of D's D1 and D2 changes। ठीक है, तो क्या होगा, D1 becomes positive and D2 becomes नेगेटिव। ठीक है, और D2 नेगेटिव हो जाता है। स्टोरी में ट्विस्ट हो गया। तो अब जैसे कि ये बाहर आता है, जैसे ये बाहर आएगा तो अब इनकी पोलैरिटी चेंज हो गई है। एक ऐसा भी पहला पॉजिटिव, एक ऐसा भी पहला नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, तो पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D2। इज दैट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इन बिगिनिंग व्हाट हैपेंस, द D1 इज नेगेटिव, D2 इज व्हाट, D2 इज पॉजिटिव, चार्ज पार्टिकल इज एट द सेंटर, तो D1 will attract the charge particle। ठीक है, charge particle will enter to the D1 inside its hollow, as a result it will create a shielding effect। due to shielding effect zero electric field, so electric field is not going to influence the motion of this one, but that motion of particle is in such a way that magnetic field is perpendicular to that one, as a result magnetic field is going to set into the circular path। मैग्नेट उसको सर्कुलर पाथ में पुट करेगा। जैसे वो सेमी सर्कल या हाफ सर्कल परफॉर्म करके इट विल ट्राई टू कम आउट द D1। द मोमेंट पार्टिकल कम्स आउट ऑफ D1, पोलैरिटी ऑफ द D1 एंड D2 चेंजेस। तो इसको कैसे चेंज होगा, ये जो D1 की वैल्यू हो जाएगी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड एंड अगेन विल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन बिकॉज ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। But this time what will happen, the radius will be bigger than the previous one, जिसके पहले सर्कुलर मोशन से बिगर होगा। तो इन दैट वे क्या होगा कि ना, it will keep passing through this
D's and the radius will keep increasing and it will keep happening. So ये कब तक होगा? जब तक ना radius of the circular path, till the time the radius of the circular path is not equal to the radius of this D. जब तक ये D's के रेडियस के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये कंडीशन हो रहा है. जब यहां पे आएगा समझो चार्ज पार्टिकल, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. So एक बार ये यहां पे पहुंचा तो ये जगह पे क्या होता है, जैसे हमने किया था वहां पे, यहां पे होता है विंडो, यहां पे होता है विंडो, है ना, डिफ्लेक्टिंग विंडो होता है यहां पे. करेक्ट, देयर इज अ डिफ्लेक्टिंग विंडो यहां पे. तो अब क्या है, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग विंडो से बाहर निकलेगा. करेक्ट. और यहां पे क्या होता है, ये जगह पे यहां पे होता है टारगेट न्यूक्लियस, जिसको हमें स्ट्राइक करना है. तो इतना काइनेटिक एनर्जी किसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए. ये टारगेट न्यूक्लिया यहां पे होता है. तो ये है आपका टारगेट न्यूक्लियस है, टारगेट एटम जो भी रहेगा यहां पे टारगेट आपका, इसको हाई एनर्जी से स्ट्राइक करना है, उसी को ब्रेक करना है. यही हमारा टास्क है में बाय यूजिंग द साइक्लोट्रॉन एक्सपेरिमेंट. तो अब क्या होता है कि इस केस के लिए अगर मैंने इसको मैथमेटिकली लूं तो मैथमेटिकली व्हाट इज द क्राइटेरिया. तो एज फार वी नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा. क्लियर. बट व्हाट इज द वैल्यू फॉर थीटा. सो इस केस में थीटा का वैल्यू क्या है, सिंस थीटा इज व्हाट 90 डिग्री, तो इसके लिए sin 90 की वैल्यू क्या होगी, sin 90 will be 1. So what is the amount of force acting on the charged particle, ये होगा QVB. क्लियर, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1. ये क्या है, F is a magnetic force, F क्या है, मैग्नेटिक फोर्स. ये मैग्नेटिक फोर्स ही है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द सर्कुलर मोशन. तो मैग्नेटिक फोर्स, तो आप बताते हो ना मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये मैग्नेटिक फोर्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स will be equal to magnetic force, है ना. मैग्नेटिक फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना, तो इसके लिए क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है इस कंडीशन के लिए, 90 डिग्री है तो उसके लिए QVB है. और ये क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रेज़ टू 2 अपॉन जो रेडियस होगा, जिस रेडियस में इसने रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन व्हिच वी आर गोइंग टू सेट इट. तो V और V क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर R का वहां लेके चले जाओ, R will go that side. ये MV है, QB will come in denominator. ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है. आपको क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, या टू कंप्लीट वन सर्कल. तो उसके लिए क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला. टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां पर डिस्टेंस क्या होगा ना, डिस्टेंस यहां होगा सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ. ठीक है. अपॉन क्या हो गया, वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी. तो टाइम हो गया, सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई R होगी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, V होगी. अब क्या करना है, हमने R की वैल्यू को पुट कर दिया वहां पे, तो वी पुट वैल्यू फॉर R हो गई है, यहां पे R की वैल्यू पुट कर दी. तो T का वैल्यू क्या हो गया, ये 2 पाई V इंटू क्या होगा ये वैल्यू, MV अपॉन QB. तो V and V कैंसिल. ये हमने लास्ट क्लास में किया था, बट फिर भी यहां पे रिक्वायरमेंट है इसके लिए मैं कर दे रहा हूं. तो ये होगा QB हो गया ये. क्लियर. ये टाइम पीरियड हो गया. फ्रीक्वेंसी अगर आप लेते हो तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड. ये फॉर्मूला पूरा रेसिप्रोकेट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, QB अपॉन 2 पाई M. इज दैट क्लियर. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस इज कि जब हमने ये सारी चीजों को डिस्कस किया है तो आपको टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल गया. जैसा आपने प्रिंसिपल में लर्न किया होगा कि ये चीजें ना फ्रीक्वेंसी वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और क्या, रेडियस के ऊपर. तो यहां पे क्या होगा कि आप देखो जैसे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे जा रहा है, तो जैसे जैसे इसका ना रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी को सेम रखने के चक्कर में क्या करेगा, ये जो है उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी विल बी वेरी हाई. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन. तो F क्या हो गया, F इज द फ्रीक्वेंसी. तो ये क्या बताना चाहता है कि जो फ्रीक्वेंसी इसका सर्कुलर मोशन का, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. ये कंडीशन फॉलो करेगा, ये फ्रीक्वेंसी वही होता है. मतलब इससे क्या पता चलेगा, ये आपको बताएगा कि चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी. आपको फिर उसके हिसाब से क्या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से सेट करनी पड़ेगी, है ना. आपको चार्ज पार्टिकल का वैल्यू पता होगा एंड यू नो कि आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज का वैल्यू पता होगा और चार्ज पार्टिकल का मास पता होगा, 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू, तो आपको पता था कितना फ्रीक्वेंसी है. तो आपने क्या किया, ऑल्टरनेटिव वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी उतने सेट कर दी है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन,
द मोमेंट पार्टिकल विल कम आउट ऑफ दिस डी, जैसे वो डी से बाहर आएगा वैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो पोलैरिटी चेंज तभी होगी जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसको हम साइक्लोट्रॉन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा ना एक्सप्लेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो आपको बताना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल शुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू डीज। क्योंकि अगर ना उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं होगी तो क्या होगा, समझो कि आप ऐसा इमेजिन करो कि अभी ना चार्ज पार्टिकल ना D2 से निकल के D1 में आ गया, D2 से निकल गया, तो अब मान लो D1 की पोलैरिटी चेंज हुई ही नहीं है ना, तो पोलैरिटी चेंज होगा तो D2 में क्यों था, क्योंकि वो नेगेटिव था। जैसे उससे बाहर आएगा तो मतलब अपोजिट वाले का नेगेटिव होना चाहिए, तो D1 का पोलैरिटी चेंज हो मतलब पॉजिटिव रह गया, तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और जिसमें एंटर करेगा वो भी पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या होगा, जितना वेलोसिटी अब तक गेन किया है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उसका। तो दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। सो इसके लिए ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है, समझ में आया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये चीजें कैसे होगा, D1 एंड D2 में पहले D1 नेगेटिव होगा, चार्ज पार्टिकल्स में एंटर करेगा, सर्कुलर मोशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट। बट ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दैट वन। जैसे ही पार्टिकल बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पोलैरिटी ऑफ द डीज विल चेंज एंड दिस विल कीप हैपनिंग। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बेसिस पे फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इसका सर्कुलर मोशन का और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन इन दिस केस दैट पार्ट यू अंडरस्टूड। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय दिस पैकेट। तो अब अगर बोल रहे हैं ना कि अगर आप इमेजिन करो कि मैक्सिमम एनर्जी तो तभी होगा ना जब इसके पेरीफेरी पे पहुंचेगा, मतलब एट द एंड ऑफ दिस वन या एट द एज ऑफ या एट द बॉर्डर ऑफ दिस डीज पे जब पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बोल रहे हैं सेंटर से यहां तक का रेडियस अगर आप मान लो R0 है ना, R0 है, तो ये वही हो गया ना कि क्या हो गया कि उस टाइम जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी, जैसे हमें जनरल मैग्नेटिक फोर्स में था QVB sin थीटा, तो अब ये बोल रहे हैं ना, मान लो कि वेलोसिटी तो हमने ले लिया V0, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी V0, ठीक है। तो आप ऐसे ले लो मैक्सिमम वेलोसिटी V0 हो गया और मैक्सिमम रेडियस, सो मैक्सिमम वेलोसिटी आप ले लो V0, क्लियर। एंड जो मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू को आप ले लो R0, क्लियर। मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू ले लो आप R0। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अब ये Q हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी V0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B हो गया, तो ये किसी भी यहां पे भी होगा तो भी तो वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा, तो QVB sin 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, 90 का वैल्यू sin 90 का वैल्यू। तो ये क्या होगा, ये भी हेल्प करेगा प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv0 स्क्वायर अपन क्या होगा, ये R हो गया, तो ये V0 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो R का वैल्यू हो जाएगा mv0 अपॉन QB, करेक्ट। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, जो मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू है ये R0 है, मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू mv0 अपॉन QB होगा। और अगर मान लो आपको रेडियस की वैल्यू पता है, क्योंकि आप तो रेडियस को मेजर कर सकते हो ना, ये जो आपके पास डीज है वो डीज का रेडियस का वैल्यू पता होगा ना, मैक्सिमम रेडियस का वैल्यू कितना है ना, या जो पेरिफेरी है या आउटर एज का जो रेडियस है वो पता है आपको। अब क्या कर सकते हो, V0 की वैल्यू निकाल सकते हो, V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये Q हो गया, B हो गया, आपको R0 की वैल्यू पता है, अपॉन क्या होगा, M पता है, आपको पता चल गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, यू नो द चार्ज, यू नो द मैग्नेटिक फील्ड, यू नो द मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। तो ये पता चल गया। फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ मास ऑफ पार्टिकल इनटू V0 रेज़ टू 2, ये हो गया हाफ हो गया, दिस इज द m। V0 का वैल्यू क्या होगा, V0 का वैल्यू Q है तो QBR है ना, अपॉन M है, करेक्ट। तो Q का स्क्वायर होगा, B का स्क्वायर होगा, R का स्क्वायर होगा, M का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे V0 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा, तो क्या होगा M एंड M कैंसिल। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू आप देख लो तो क्या होगा, ये हाफ हो गया, चाहिए R0 लेना है, भूलना नहीं, ठीक है। ये क्या होगा, Q स्क्वायर हो गया, ये B स्क्वायर हो गया, ये क्या होगा R0 स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या होगा, ये M हो गया। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो भी हमको पता चल जाता है ना, दिस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हमको चार्ज का वैल्यू पता होगा, हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता होगा, और जो डीज है ना उसका मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू क्या होगी हमको पता है, और मास ऑफ चार्ज पार्टिकल पता है, तो हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर सकता है, इतना तो हम गेस कर ही सकते हैं, बराबर। अब इसके बाद ना क्वेश्चन है कि लिमिटेशंस ऑफ दिस यू कैन से साइक्लोट्रॉन। तो लिमिटेशंस अगर हम लेते हैं तो लिमिटेशन जो सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेशंस, एक तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, तो एक होगा उसका मास बहुत कम होता है, ठीक है। उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो गेन होगी ना, फॉर एग्जांपल की ना
कि जो एनर्जी आपने प्रोवाइड किया उस एनर्जी को उसका वेलोसिटी इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगा कि मे बी काइनेटिक कम काइनेटिक तो भी मास कम है ना, तो वेलोसिटी इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो रेजोनेंस कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। मतलब इसकी वेलोसिटी ना मतलब इतना फास्ट हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहां पे देख लो, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी का होगा हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट। तो अब जो v की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मतलब जो भी एनर्जी आपने दिया है उसको क्या है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर मान लो मास की वैल्यू बहुत कम है, एकदम मास को यहाँ पे मास अगर डिनोमिनेटर होगा मास इज वेरी लेस, तो ऑटोमेटिकली v का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। तो उस काइनेटिक एनर्जी के लिए v का वैल्यू इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जब तक कि डी अपना पोलैरिटी चेंज करे उसके पहले ही पार्टिकल से बाहर आ जाता है, तो उस सिस्टम में सेट नहीं हो पाता। तो अगर आप चाहोगे भी तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। क्यों नहीं इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, ड्यू टू नो चार्ज, ठीक है, ड्यू टू नो चार्ज और न्यूट्रल, ड्यू टू न्यूट्रल स्टेट। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत साइंटिफिक है। ये क्या होता है, m इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये m नॉट हो गया, रेस्ट मास को बोलते हैं अंडर रूट ऑफ ये 1 माइनस क्या होगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। मतलब ना ये v हो गया पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी आप इमेजिन करो कि इंक्रीज कर रहा है ना, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, तो आप ऐसे समझ लो कि v का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो v का वैल्यू इंक्रीज होगा तो 1 माइनस जो होगा वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उसके डिक्रीज होने से m नॉट की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। m नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, m नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर m नॉट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो यू कैन सी कि ना मास का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो अब ये क्या कहने हो रहा था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था qb अपॉन 2πn। तो यहां पे देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी और मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर ना मान लो मास बढ़ रहा है, ये तो मास इज इंक्रीजिंग, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो सर्कुलर मोशन का ना फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज होगा। तो एक टाइम ऐसा होगा कि ना ऑल्टरनेटिंग का तो फ्रीक्वेंसी सेट है, क्योंकि वो तो क्या है कि आपने उसको इंस्ट्रूमेंटल थ्रू आपने क्या क्या उसको मेंटेन रखा हुआ है, तो उसमें चेंज नहीं होगा। बट सर्कुलर मोशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो अब क्या हो सकता है कि ना डीज की पोलैरिटी चेंज हो गई, बट फिर भी पार्टिकल क्या है, अभी भी उसी डीज के अंदर पड़ा हुआ है। लाइक ना d1 नेगेटिव है फॉर एग्जाम्पल, तो पार्टिकल इसके अंदर है। अब पार्टिकल से बाहर निकले उसके पहले पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि ना फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, डिक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि ऑटोमेटिकली उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मास जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर द 3 लिमिटेशंस। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ इट्स लो मास, एंड neutron cannot be accelerated because of neutral this nature. And third one, if velocity is very high ना, अगर सर्कुलेट करते हैं वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गया तो मास क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा। तो रेजोनेंस कंडीशन विल नॉट बी द सेट और क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं ना यूजेज पे आ जाते हैं। तो इनके यूजेज क्या होते हैं, यूजेज देख लेते हैं। तो यूजेज में जो सबसे पहला पॉइंट है तो क्या होता है, ये accelerated charged particles bombarded on nuclei, accelerated charged particle bombarded to nuclei, किसके लिए, to study nuclear reaction, to study nuclear reaction। तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी करने के लिए क्या कहते हैं, हाई एनर्जी जो पार्टिकल है ना उसको न्यूक्लियर पे क्या कहते हैं, बम्बार्ड कराते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करते हैं एंड हेंस इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एंड उसके बेसिस पे एंड हेंस इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होगा उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। जो सेकेंड पॉइंट है यूजेज में, अब क्या होता है ना, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनका ना हमें ना प्रॉपर्टी चेंज करना है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, आयंस को इंजेक्ट करना पड़ता है उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। तो आप लोग कैसे करोगे, सो अभी क्या होता है, सो इन दिस केस आयंस आर पुट इनसाइड सॉलिड्स टू मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज, टू मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, कोई भी रीजन हो सकता है,
है ना, किसी रीजन से हमें क्या करना है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो उसके अंदर हमने आयंस को क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया या पुट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस वन, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, वेरी हाई एनर्जी, तो इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है कि इट विल डायरेक्टली एंटर टू द मेटल, और मेटल इन द सेंस इट विल एंटर टू द सॉलिड्स एंड विल सेट इनसाइड। वो आयंस की वजह से उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन, इट प्रोड्यूसेस radioactive isotopes, radioactive isotopes, है ना, used for diagnosis, और हॉस्पिटल्स में ना डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस radioactive isotopes which are used in hospital for diagnosis. सो ये है हमारा कंप्लीट साइक्लोट्रॉन। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।